So this is the second chapter of political science, election and representation, okay, which we are going to record for our public. सब लोग देख सकेंगे, okay. चलो, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन. चलो यहाँ से बात करेंगे इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी. ये चैप्टर मेरे लिए बहुत फेवरेट है, मेरा चैप्टर, एंड हो सकता है इस चैप्टर में बहुत एक्सप्लेनेशन में करूं, बिकॉज आई वांट ईच एंड एवरीबडी हु इज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट दे शुड एक्चुअली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, डेमोक्रेसी का मतलब हम जानते ही नहीं है. और क्या एक और क्वेश्चन है कि आर वी रियली इन अ डेमोक्रेसी. ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. हम लोग चिल्ला चिल्ला के तो बोलते हैं we are the largest democracy in the world, we are the largest democracy in the world, but question is are we really a democracy. पहला बात तो ये है. दूसरा बात ये है कि आप लोग जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, आप लोग को पूरे अपने जितने भी आप लोग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग अपने सारे कलीग्स को, फ्रेंड्स को जो कॉमर्स पढ़ रहे हैं, जो साइंस पढ़ रहे हैं, उनको एक्चुअली बताओ कि क्या होता है डेमोक्रेसी, क्या होता है इलेक्शन, है ना. दैट इज योर रोल. तो क्या पता है, यू पीपल आर द मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ नेशन. और बहुत सारे लोग ऐसे, माने मेरे को ऐसा लगता है बहुत सारे मेरे स्टूडेंट भी बोलते हैं सर हम लोग ने ह्यूमैनिटीज ले लिया, पॉलिटिकल साइंस ले लिया, तो हम लोग को शायद लोग थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करते हैं. बट ऐसा है नहीं, ठीक है. दिस इज द मोस्ट डायनेमिक सब्जेक्ट और आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश को आगे कैसे बढ़ाना है, ठीक है. तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया, लेट अस बिगिन बाय आस्किंग आवरसेल्फ टू सिंपल क्वेश्चन अबाउट इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी. कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस? वेरी गुड क्वेश्चन. कैन वी होल्ड इलेक्शंस विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी? वाओ. दोनों ही क्वेश्चन बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है. ये सुन के माथा पूरा चकरा जाएगा. बोला कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शन. मतलब क्या हमारे अंदर डेमोक्रेसी हो सकता है जब हम इलेक्शन नहीं कर रहे हैं? तो हो सकता है ना. डेमोक्रेसी हो सकता है अगर हम यूनिफाई होकर एक आदमी को इलेक्ट करना चाहें, ठीक है. इफ एवरीबडी वांट्स 1% टू बी अ प्राइम मिनिस्टर, देन व्हाई डू वी नीड एन इलेक्शन? But that chance is than 0.1%. Huh? That chance is less than 0.1%. Very good, well said Sanjay. That is very difficult to happen ना. लेकिन एक चीज है ना, अगर पूरा सब लोग बोलेगा कि मयंक सर इज द बेस्ट टीचर इन इंडिया, थोड़ा तारीफ अपना खुद का कर रहा हूं उसमें भी कंट्रोवर्सी हो जाएगा ना, फिर भी लोग नहीं मानेगा. लेकिन अगर सब लोग माने डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं बाय फोर्स. इफ एवरीबडी थिंक्स that a certain person is absolutely capable of being a prime minister of India, everybody thinks so, ठीक है. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, which is a hypothetical situation. ऐसा हो नहीं सकता. ओके, एक्सक्यूज मी. तो हम लोग को इलेक्शन नहीं कराने का जरूरत है, ठीक है. सेकंड क्वेश्चन क्या है? कैन वी होल्ड इलेक्शंस विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी? अरे भैया डेमोक्रेसी ने तो इलेक्शन रखना है, क्या खुद ही चुन लो है कि नहीं? तो आप मोनार्की कर लो ना. So let us have a discussion in the classroom. ये सब बहुत जरूरी है. तुमको पता है अगर आपका पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल जब मैं स्कूल में पढ़ाता था ना, तो हम लोग का पॉलिटिकल साइंस का क्लास में इतना मजा आता था कि बाकी स्टूडेंट लोग भी आके हम लोग की क्लास में बैठ जाते थे, क्योंकि डिबेट होता था ना. मैं सबको ओपन हाउस कर देता था, मतलब चलो बात करते हैं अपन, ठीक है. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ओपन हाउस कर दे रहे हैं हम लोग, ठीक है. तो द फर्स्ट क्वेश्चन रिमाइंड अस ऑफ द नेसेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन अ लार्ज डेमोक्रेसी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. The first question reminds us of the necessity of representation in a large democracy. ठीक है. एक बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है जैसे इंडिया, ठीक है. यहां पर जैसे मैंने तुमको फर्स्ट क्लास हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बहुत दुख का बात है, लेकिन मैं फर्स्ट क्लास का जो बातें थे शायद इसमें बताऊंगा, ठीक है. तो हमारा जो इलेक्शन होता है ना, वो रिप्रेजेंटेशन के ऊपर होता है. हमारे इलेक्शन में आज भी सब लोग पूरा पार्ट नहीं ले पाते है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम देखता होगा, अगर इलेक्शन होता है, जैसे मैंने तुम लोग को पहले ही बताया, मान लो 100 वोट्स है, ठीक है. 100 वोट्स है. इसमें तुम देखेगा 20 लोग जो होते हैं वो तो वोट करने जाते ही नहीं है, वेरी बैड, ठीक है. 10 लोग जो हैं वो वोट शायद कर नहीं, माने वो उनका और कोई प्रॉब्लम हो सकता है, फॉर एग्जांपल वो बीमार है या आउट ऑफ द टाउन है, तो वो लोग वोट नहीं कर सकते, ठीक है. अब बच गए 70, ठीक है. तो 70 मतलब अगर इलेक्शन का जो वोट है वो स्प्लिट हो रहा है. सपोज कर लो एक जन को सीट मिला 40 और एक जन को सीट मिला 30, ठीक है. तो ये 40 आदमी एक पर्टिकुलर लोग को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ना, जिनका वोट इसको मिला. ये 30 को भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा जिनका वोट उसको मिला होगा, है ना. तो जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा वही जीते. माने एक आना, किसी को तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. हर आदमी तो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता. जैसे मैं तुमको बताता हूँ, हर आदमी तो ओपनिंग बैटिंग नहीं कर सकता ना.
जब आप क्रिकेट खेलते हो हर आदमी बोलता है, आप लोग जब खेलने जाते होगे मैं ओपनिंग करूंगा, मैं ओपनिंग करूंगा, मैं ओपनिंग करूंगा, तो 11 के 11 तो ओपन नहीं कर सकते ना, तो किसी ना किसी को तो रिप्रेजेंट कराना पड़ेगा ओपनिंग के लिए। वैसे ही हमारे यहाँ हर आदमी तो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता, तो कोई ना कोई को तो हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। लेकिन तुमको ये बात समझना चाहिए अब इस इलेक्शन के हिसाब से, ये देखो हर पॉलिटिकल साइंस को समझना चाहिए कि आउट ऑफ 70 इनको मिला 40 सीट्स, तो ये वाले जीत गए, ये गवर्नमेंट बना रहे हैं, ठीक है, ये लोग गवर्नमेंट बना रहे हैं। पर डेमोक्रेसी क्या बोलता है? डेमोक्रेसी बोलता है कि टोटल लोग आपके, जो लोग आपको ज्यादा से ज्यादा लोग आपके बिहाफ में होने चाहिए, है कि नहीं? लेकिन हम लोग अगर चेक करें तो ये 30 तो आपके फेवर में है नहीं, ठीक है, और ये 30 ने वोट दिए नहीं। मान लो अगर ये 20 आपके फेवर में नहीं होता और ये 10 भी आपके फेवर में नहीं होता, तो ये लोग क्या इलेक्शन जीतते? ये लोग इलेक्शन हार जाते, है ना? तो क्योंकि यानी कि 60% तो इसके फेवर में नहीं है। हाँ, 60% तो इसके फेवर में नहीं है। यानी कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसी पार्टी इलेक्शन जीती है जो कि एक्चुअली फेवर में नहीं है, और हम बोल रहे हैं डेमोक्रेसी है। तो कैसा है डेमोक्रेसी ये? और तुमको पता है इंडिया में यही होता है हर बार, क्योंकि बहुत सारे लोग वोट देने नहीं जाते, उनको ऐसा लगता है कि हम क्या वोट देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद बीमार है या आउट ऑफ द टाउन है तो वोट नहीं दे पा रहे, ठीक है। तो आप लोग सही सरकार नहीं चुन पा रहे हैं, समझ में आ रहा है? इसी के लिए वोट देना हाँ बहुत जरूरी है, समझ में आ रहा बात को? अगर आप वोट हाँ नहीं दे रहे हैं तो डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। All यस citizens सर। cannot take part direct in the making every decision. सारे citizen तो part नहीं ले सकते। Therefore, representations are elected by the people. This is how elections become important, है ना? सृजन का एक थॉट प्रोसेस है, विशाल का एक थॉट प्रोसेस है। सृजन को बहुत सन फेवर करते हैं, विशाल को बहुत जन फेवर करते हैं, और भी लोग हैं जिनका अलग अलग थॉट प्रोसेस है। सब तो इलेक्शन में नहीं खड़े हो सकते। तो जो बोलते हैं ना पॉपुलर चॉइस जो होता है उसका बनता है पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। Whenever we think of India as a democracy, our mind is invariably turns to the last election. Elections have today become the most visible symbol of democratic process. We often distinguish between direct and indirect democracy. A direct democracy is one where the citizen directly participate in the day-to-day decision making and in the running of the government. ठीक है, ये एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है जिसमें लोग जो होते हैं वो डायरेक्टली क्या नाम है पार्लियामेंट में रहते हैं। जैसे माने डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है मालूम है? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे, जैसे मैं तुमको समझा दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल हम लोग के अभी कॉन्स्टिट्यूशन में 545 सीट्स है लोकसभा में, ठीक है। 545 में से 318 सीट्स बीजेपी के पास है और उन्होंने सरकार बनाई है, ठीक है। तो अब जानता है जो भी पॉलिसीज है वो कौन बना रहा है? वो बीजेपी बना रहा है, ठीक है। तो ये जो बाकी लोग जो बीजेपी की सरकार में नहीं है, क्या वो लोग पॉलिसी के हिस्सा है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग पार्टी में नहीं है, ठीक है। तुम तो देखता ही होगा कि कांग्रेस वाले लोग हर वक्त हर बात पे बीजेपी का ऑपोजिशन करते हैं, पर उनकी कोई बात सुन रहा है क्या? उनकी बात क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि वो लोग वोटिंग में हार जाएंगे ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? माने हाँ एक सर। एक डिसीजन लिया बीजेपी ने कोई एक डिसीजन लिया, ठीक है। अब कांग्रेस उसके अगेंस्ट में है, पर क्या कांग्रेस कुछ कर सकता है उस डिसीजन का? कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो लोग का जब वोटिंग होगा, डिसीजन को सेट करने वोटिंग होगा, तो वो वोटिंग में हार जाएंगे, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट नहीं है। लेकिन ग्रीस में क्या होता था? ग्रीस में ऐसा कोई मेजर पार्टी नहीं होती थी, जो पार्लियामेंट होती थी वो हर मैटर पे वोट करता था। अब तुमको क्या लगता है, बहुत सारे मैटर तो ऐसे भी होंगे जिसमें बीजेपी के लोग भी शायद नरेंद्र मोदी से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे या वो उनकी बात को नहीं कर सकते, पर क्या वो उनकी बात काट सकते हैं? उनकी बात काट नहीं सकते क्योंकि वो उनकी पार्टी के मेंबर है। लेकिन अगर ग्रीस में क्या होता था ना, वहां पर ऐसा कोई मेजोरिटी पार्टी नहीं होता था, वहां पे डेली मैटर आता था, मैटर को डिस्कस किया जाता था, उसके बाद उस मैटर के ऊपर जो एम्परर होता था वो एक तो स्टैंड लेता था। समझ में आ रहा बात को? हम लोगों ने पढ़ा है ना सृजन इसके बारे में हिस्ट्री में, शायद हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में ना। तो वहां का तरीका अलग था, वो था डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां पे हर मैटर को डिस्कस किया जा रहा है। समझ में आ रहा? The ancient city states in Greece were considered example of direct democracy. क्यों? क्योंकि हर मैटर में हर आदमी से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। Many would consider local government, especially ग्राम सभाs, to be closest example of direct। हमारे यहाँ जो लोकसभा जो ग्राम पंचायत है ना, वहां पर क्या होता है, 7 लोग वो होते हैं,
क्या बोलते हैं उसको अपन, पंचायत, अपने 7 पीपल होते हैं, पंच, पंच तो नहीं रहते आजकल, 7 लोग होते हैं उसके अंदर में, ग्राम पंचायत में, ठीक है। अब पूरा का पूरा Yes. गांव बैठता है, पूरा का पूरा गांव बैठता है, ठीक है, पूरा गांव एक मैटर को डिस्कस करता है, फिर वो मैटर पंचायत में जाता है, पंचायत वाले में जो हमारे जो सरपंच लोग जो होते हैं, प्रधान जो होते हैं, वो लोग उसको डिस्कस करते हैं, वोटिंग होती है उसके ऊपर में, और उसके बाद हम लोग फैसला लेते हैं। तो ये बहुत क्लोज है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, क्योंकि यहाँ पे सबकी बात सुनी जा रही है ना। लेकिन क्या हमारे जो पार्लियामेंट स्ट्रक्चर है उसमें सबकी बात सुनी जा रही है? अच्छा एक बात बताओ, माइनस करो तो 545 को 318 से माइनस करो, कितना होता है? कितना होता है? 7 2 2, हाँ 227 होता है? Yes. होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। अब तुम हाँ। मान लो अगर बीजेपी में 318 सीट बीजेपी के पास में है, तो 227 लोग तो है ना जो कि बीजेपी के अगेंस्ट हैं, ऑपोजिशन में हैं। तो जब बीजेपी कोई भी डिसीजन लेता है उसमें 227 तो उसके अगेंस्ट में है, तो इज दिस अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी? नहीं। क्योंकि लोग यहां पर डेमोक्रेसी बाय मेजोरिटी हो रहा है ना। सब लोग तो खुश नहीं है, समझ में आ रहा बात को? तुम लोगों का दिमाग में लग रहा होगा यार ये कौन सा दुनिया में रहते साला, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। ठीक है, बट दिस काइंड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैन नॉट बी प्रैक्टिस व्हेन अ डिसीजन हैज बीन टेकन बाय लैक्स एंड करोड़ एंड पीपल। अब ग्राम पंचायत में ये हो सकता है क्योंकि गांव में लोग कितने होते हैं, सारे लोग मिला के 100 होंगे, 100 लोग आते होंगे पंचायत में, है ना। हाँ। तो उनसे हम डिसीजन ले सकते हैं ना, उनकी बात हम सुन, 100 भी ज्यादा हो जाता है, लेकिन यार फिर भी चलो उनसे हम बात कर सकते हैं। लेकिन अगर कोलकाता में हमको डिसीजन लेना हो तो वहां पे तो 10 लाख आदमी आ जाएंगे, एडन गार्डन भर जाएगा वहां तो भैया 1 सेकंड के अंदर में। अब तुम ले लो डिसीजन, हो गया डिसीजन, हो पाएगा? अरे क्लास में 50 बच्चे होते हैं, पिकनिक डिसाइड नहीं कर पाते हम कि कहाँ जाए पिकनिक पर, तुमको लगता है हम कोई डिसीजन ले पाएंगे? है ना, हम 5 लड़के से पूछे कौन सा चैप्टर पढ़ा है, उसी में प्रॉब्लम हो जाता है। तुमको लगता है हम डिसीजन ले पाएंगे? तो इसी के लिए हमको चाहिए रिप्रेजेंटेशन। और बीजेपी कौन है, कांग्रेस कौन है, ये क्या ना समाजवादी पार्टी कौन है, ये लोग सर रिप्रेजेंटेशन ही तो है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियोलॉजी। जो लोग बीजेपी के आइडियोलॉजी मानते हैं वो उनको, बीजेपी उनको रिप्रेजेंट करती है। जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी मानते हैं कांग्रेस उसको रिप्रेजेंट करती है। जो समाजवादी पार्टी की आइडियोलॉजी मानती है समाजवादी पार्टी उनको रिप्रेजेंट करती है। तो ये लोग क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, जिसका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा वो जीत जाएगा, है कि नहीं? समझ मारा बात को? In such an arrangement, citizens choose their representative who in turn are actively involved in governing and administrating the country. अब अगर बीजेपी हमारे इंडिया को गवर्न कर रहा है तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी को मानते हैं, इसी के लिए उनके लोगों को उन्होंने जिताया है ना? Yes. राइट या रॉन्ग? Right. The method followed to choose this representation is referred to as election. अब ये कैसे होगा, हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इसको हम बोलते हैं इलेक्शन। इलेक्शन में क्या होता है, इलेक्शन में लोग उस आदमी को वोट देते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग का यूनियन पार्लियामेंट का इलेक्शन होने वाला है, 2 साल के बाद नरेंद्र मोदी के लिए इलेक्शन होगा, है ना। तो वहां पर तुम देखेगा, बहुत बार तुम देखेगा बड़ा फनी इंसिडेंट होता है। माने मान लो नरेंद्र मोदी के लिए इलेक्शन है कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, ठीक है। अब उसमें बीजेपी के पूरे इंडिया में बहुत सारे लोग इलेक्शन के लिए खड़े हो गए, ठीक है। पूरा इंडिया को हम डिवाइड कर देते हैं, 545 कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उसमें इलेक्शन होता है। तुमको मालूम है बहुत बार तो ऐसा होता है कि कौन नेता खड़ा है हमको जानते भी नहीं हम उसको, बीजेपी के नेता को, कि कौन मेरा लीडर है। ये बहुत दुख का बात है कि बीजेपी का लीडर कौन है हमको पता भी नहीं है, कौन मंत्री खड़ा हमको पता भी नहीं है, लेकिन हम जाके बीजेपी में वोट दे देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये जीतेगा तभी तो नरेंद्र मोदी जीतेगा, है कि नहीं? अगर बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीट मिलेगी तभी तो नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में जीतेगा, तभी तो वो हम लोग का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। समझ में आ रहा है? तो कितनी बार तो होता है हम इस आदमी को जानते भी नहीं है लेकिन हम इसको वोट दे देते हैं। वाई? बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटेटिंग बीजेपी, और हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन है, नरेंद्र मोदी हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। समझ में आ रहा बात को मैं क्या बोल रहा हूं तुमको? तो ये कैसे होता है, थ्रू इलेक्शन होता है, ठीक है। तो अच्छा एक बात और भी है, जैसे आज मयंक सर है, मयंक सर तो बहुत बिजी है पढ़ाने में, तो क्या मयंक सर देश चला पाएंगे? अबे एक ही काम करो, या तो पढ़ाओ या देश चलाओ। तो मैं तो देश नहीं चला पाऊंगा, देश चलाने के लिए तो पार्लियामेंट जाना पड़ेगा, देश चलाने के लिए तो मुझे काम करना पड़ेगा, तो मैं तो अभी पढ़ा रहा हूं,
तो मेरे लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, तो मैं तो देश नहीं चला पाऊंगा ना। लेकिन मैं चाहूंगा ना कि कोई अच्छा आदमी देश चलाए, चाहूंगा कि नहीं चाहूंगा, है ना। तो इसका मतलब मुझे वोट देना चाहिए, हाँ या ना। तो यस सर। इसका मतलब तुमको नहीं लगता कि जो आदमी वोट नहीं देता वो पाप करता है? फिर उसको देश के बारे में करता है। बोलने का कोई राइट नहीं है ना। अगर आप वोट नहीं दे रहे हो बेमतलब का, माने आपके कोई मजबूरी नहीं है, आपके आप अगर परेशान हो या कोई मजबूरी है तो अलग बात है। लेकिन वो एक आपको ना हर्ट होना चाहिए, गिल्ट फीलिंग होना चाहिए कि आप वोट देने नहीं गए। इट इज नॉट अ सर कैजुअल थिंग, इट इज नॉट अ कैजुअल कोई थिंग। कोई 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 लोग तो ऐसे भी है कि वोट नहीं देते, इसके बाद बोलते हैं कि मैं सब मतलब हाँ, पॉलिटिक्स में घुसता, मुझे इसके बाद खुद ही पॉलिटिक्स इसके बारे पसंद में नहीं है, कहते हैं। मुझे पॉलिटिक्स इसके गंदी बाद चीज होती है। यू नो द फैक्ट ऑफ द इसके बाद मैटर इज दैट आपको पॉलिटिक्स आती ही नहीं है, आप पॉलिटिक्स समझ ही नहीं रहे हो। समझ में आ रहा है? और अगर आप पॉलिटिक्स नहीं समझ रहे हो ना, तो आपका देश का भला कभी नहीं होगा, याद रखना इस बात को। इसी के लिए मैं सब पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट लोग को बोलता हूं, तुम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हो। समझ में आ रहा बात को? बिकॉज यू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। आज मैंने तुमको जो एग्जाम्पल दिखाया 30, 40, 20, 10 का जो एग्जाम्पल दिखाया, उसमें तुम देखो 40 वाला जो सरकार बना रहा है वो भी पॉपुलर नहीं है। और इसमें दोष किसका? ये उन 20 का दोष है जो वोट देने नहीं गए, है ना। अगर वो 20 आके 30 वाले को वोट देते तो 30 वाला जीत जाता इलेक्शन, है ना। तो 50 लोग जो एक्चुअली जो सरकार बनाना चाहता है वो बनाता, है कि नहीं, हाँ या ना। हम्म। और जो लोग हम लोग को वोट देने से रोक रहे हैं वो लोग कौन है? कौन है वो लोग जो हमको वोट देने से रोकते हैं? सर हम खुद। नहीं, जो भी लोग हम लोग को डराते हैं, धमकाते हैं या वोट देने नहीं जाते ना, वो लोग अंग्रेज हैं, वो लोग अंग्रेज से भी बुरे लोग हैं, है कि नहीं? सोच के देखो। होता है ना बहुत जगह रिगिंग होता है, हमको वोट देने नहीं दिया जाता है, तो वो लोग को तुम कैसे देखोगे? ये लोग अंग्रेज से भी बदतर है और हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है अभी। हम्म। समझ में आ रहा बात को, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, यस सर। है ना। जो हमको वोट देने जाते हैं ना, वो हम लोग का राइट्स को खराब कर रहा है, और हमारी ये फ्रीडम स्ट्रगल है अगर हम डेमोक्रेसी के लिए वोट देने नहीं जाते तो। समझ में आ रहा है? हम्म। तो अब बात कर रहे हैं इंडिया का जो अरेंजमेंट है, हमारा इतना बड़ा अरेंजमेंट है, हमारा इतना पॉपुलेशन है। इन सच एन अरेंजमेंट सिटीजन चूज द रिप्रेजेंटेटिव, हमको रिप्रेजेंटेटिव चूज करना पड़ेगा। मैं तो उसी आदमी को वोट दूंगा ना जो इकोनॉमिक्स जानता है, जो पॉलिटिकल साइंस जानता है, वो तो उसी को वोट दूंगा। लेकिन अगर मैं जो वोट देने नहीं दिया जा रहा है तो ये गलत बात है, ठीक है। और ये उतना ही गलत बात है जितना अंग्रेज ने मेरे को दबाया था, जितना स्लेवरी करवाया था। वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। समझ में आ रहा? हम अगर इलेक्शन में वोट नहीं दे रहे हैं ना तो आज भी गुलाम हैं, याद रखना इस बात को। और ये बात मैं तुम लोग को इतना इंपैक्ट से क्यों बोल रहा हूं, ये बात तुम लोग समझ रहे हो क्योंकि तुम लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, और किसी को समझ में शायद नहीं आएगा और तुम समझा भी नहीं पाओगे। तो तुम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम लोग समझाओ, ठीक है। हम्म। Does the citizen have a limited role in taking major decision and in running the administration? अब सिटीजन का जो रोल है बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड क्या है? हमने एक बार, तुम सोचो कितना इंपॉर्टेंट है, हमने एक लड़के को वोट दे दिया, एक मंत्री को वोट दे दिया, और हमने उसको पार्लियामेंट में बैठा दिया। हमने उसको पार्लियामेंट में क्यों बैठाया है? हमने उसको पार्लियामेंट में इसके लिए बैठा दिया क्योंकि मयंक सर पढ़ा रहे हैं। अगर मैं पार्लियामेंट जा सकता तो मैं तुमसे बढ़िया काम करता, ठीक है। पर मैंने तुमको पार्लियामेंट इसके लिए भेजा क्योंकि मैं बिजी हूं, मेरे पास पैसे कम है, ठीक है, मेरे पास कोई भी मजबूरी है, मैं नहीं जा पा रहा। इसका मतलब यह थोड़ी है कि तुम मुझ पर राज करोगे। क्या? यू नहीं। आर रिप्रेजेंटिंग मी, सो यू हैव टू वर्क फॉर मी। इफ यू आर नॉट वर्किंग फॉर मी, गेट आउट, गेट लॉस्ट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। समझ में आ रहा बात को? तुम मेरे पिताजी नहीं हो, तुम मेरे दादाजी नहीं हो, तुम मेरे बॉस नहीं हो, यू आर माई रिप्रेजेंटेशन। और ये बात हर आदमी को समझ लेना चाहिए कि सर आपका पॉलिटिक्स देख के अलग ही जोश हमको आता है। मंत्री से डरना नहीं है। क्या समझे बात को? मंत्री से डरना नहीं है सर। हाँ, तुम मेरा रिप्रेजेंटेशन है बॉस, और तुम वहां पर इसके लिए है क्योंकि मेरे पास काम है। समझ में आ रहा बात को? क्या समझ में आ रहा बात को? सर अलग ही लेवल का जोश आ रहा है। अरे तो भाई तभी तो बोल रहा पॉलिटिकल साइंस का लड़का बच्चा तुम लोग को मैं जगा दूंगा था बच्चे से। समझ में आ रहा? ये वीडियो को एकदम करना और हर बच्चे को जगाना। तो ये मंत्री लोग जो सोचते हैं ना, ये मंत्री कुछ भी नहीं है, ये हमारे रिप्रेजेंटेशन, हम भी कर सकते हैं वो काम।
और हमको करना भी चाहिए, पढ़ लिख रहे हैं हम, ठीक है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और हर पॉलिटिकल साइंस का बच्चा भी देश संभाल सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है, पर उसको काम करना होगा बॉस। आज सृजन और विशाल इसके लिए मंत्री नहीं है, माने चलो आज तो तुम्हारी उम्र कम है, लेकिन तुम लोग इसके लिए मंत्री पद के लिए पॉलिटिक्स में नहीं जा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास और काम है, तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी जरूरत है, यू आर नॉट फ्री टू डू दैट वर्क। इसी के लिए तो तेरे को बनाया ना भाई। अगर फ्री होता तो मैं अपने देश के लिए काम क्यों नहीं करूंगा, मैं क्यों नहीं ज्वाइन करूंगा पॉलिटिक्स। अगर सृजन के पास, विशाल के पास और हर पॉलिटिकल साइंस के बच्चे के पास, पॉलिटिकल साइंस जो बच्चा पढ़ रहा है उसके पास पैसे हो जाएंगे, वो स्थिर हो जाएगा, ठीक है, वो इतना रुपया कमा लेगा कि उसका घर उसका केयर कर सकता है, तो मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा, है कि नहीं। हाँ सर। जाऊंगा, मैं पढ़ाई किया हूं और मैं समझाऊंगा अपने लोगों को कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है राइट रिप्रेजेंटेशन। आज अगर मेरा देश पीछे है तो वो हमारी गलती है, समझ में आ रहा बात को। तो सिटीजन्स आर ओनली इन्वॉल्व एट प्रेजेंट इनडायरेक्टली, हम ग्रीक नहीं है, ठीक है, दो देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। तो हमारा आज देखो कितना बड़ा बात है, हमने अपनी जिम्मेदारी किसी लोगों को दी है जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, और आपको सही से काम करना चाहिए और उनको डरना चाहिए हमसे, समझ में आ रहा बात को। और ये कब उल्टा हो डरेंगे, रहा है अभी, हाँ, उल्टा हो रहा है तो सर शायद। क्योंकि हम नहीं समझ रहे हैं ना, हमको पता ही नहीं हमारा पावर, हमको लग रहा है वो नेता हो गया, वो नेता ऐसे व्हाइट कपड़ा पहन लिया और हीरो बन के चल रहा है, हम क्यों डरे भाई तेरे से, तू कौन है। हेलो, हम तो के लिए काम करते हैं। वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है बॉस, ये बात समझनी है, समझ में आ रहा है। और हमारे पास बहुत रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्या समझे बात को, यस सर। बहुत रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे पास, तुम अकेले नहीं हो, समझ में आ गया बात को। यस सर। कोई भी एंटी सोशल आदमी अगर नेता बना है, वो जानता है क्यों बना है, क्योंकि वो 20 लोग ने वोट देने नहीं गए और घर वालों ने उन 10 लोग के लिए प्रोविजन नहीं किया। अगर काम जरूरी नहीं है तो आप अपना टाउन छोड़ के मत जाइए, अगर आप बहुत बीमार नहीं है तब आप वोट मत दीजिए, अगर आप बहुत बीमार नहीं है तो वोट देने जाइए, भले ही व्हील चेयर पे जाइए, क्योंकि मैंने तुमको बताया ये 40 लोग जो हैं ये शायद पॉपुलर लोग नहीं हैं, क्योंकि पॉपुलर लोग ये 60 लोग हैं, समझ में आ रहा है। अगर ये पॉपुलर लोग का रिप्रेजेंटेटिव आता तो देश अलग हो सकता था, है कि नहीं। यस सर। तो वोटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आ रहा है। और ये आप अपने स्कूल के हर लोगों को जो साइंस पढ़ रहा है, तुमको पता है वो जो साइंस में जो लड़का डॉक्टर बन रहा है ना, वो अच्छा डॉक्टर तभी बनेगा जब तुम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट एक अच्छा पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट करोगे, है कि नहीं, है ना। हाँ तुम लोग अगर पढ़ाओगे बच्चों को कि कैसे हमको अपना अगर तुम लोग सबने मिलकर पॉलिटिक्स ठीक कर दिया ना, अपना कॉन्स्टिट्यूशन ठीक कर दिया, अपना डेमोक्रेसी ठीक कर दिया, तो हर बच्चा आराम से काम कर पाएगा, डॉक्टर और एजुकेट हो पाएगा, इंजीनियर और एजुकेट हो पाएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट होगा, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव सही काम करेगा। सो यू पीपल आर द बेस, नॉट द डॉक्टर्स, द डॉक्टर्स वर्क ऑन योर इंफ्रास्ट्रक्चर विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा बात को। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो काम क्या कर लेगा तू, और इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कौन बनाता है, गवर्नमेंट को आता है पब्लिक, और पब्लिक कौन पढ़ रहा है, पॉलिटिकल साइंस। अगर आप पब्लिक ही सही नहीं तो गवर्नमेंट सही नहीं, गवर्नमेंट सही नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं तो डॉक्टर क्या कर लेगा। आज पाकिस्तान में डॉक्टर्स क्यों नहीं आ रहे इतने, समझ में आ रहा बात को। यस सर। अगर पाकिस्तान को सही होना है तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को खड़ा होना पड़ेगा, और पॉलिटिक्स करनी है, करनी चाहिए। पॉलिटिक्स कोई गलत चीज नहीं है, हमको गलत नैरेटिव दिया जा रहा है, इट इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। यू नो ग्रीक्स वर द मोस्ट डेवलप्ड पीपल इन द वर्ल्ड। तुम्हें मालूम है दुनिया में जितना भी इन्वेंशन हुआ है, जितना भी इनोवेशन हुआ है, 80% ऑफ देम आर ग्रीक्स, इजंट इट, व्हाई, बिकॉज उनका पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रांग था, समझ में आ रहा बात को। In this arrangement, where all major decisions are taken by the elected representatives, the method by which people elect their representatives becomes very important. अब जब हमारा रिप्रेजेंटेटिव सारा काम करेगा तो हमारा इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता बॉस, नहीं हो जाता। गलत आदमी नहीं जाना चाहिए भाई, देश का सवाल है। The second question reminds us of the fact that not all elections are democratic.
A large number of non-democratic countries also hold elections. In fact, non-democratic rulers are very keen to present themselves as democratic. है ना? हमारे इंडिया में भी ना हम लोग को लगता है डेमोक्रेसी है, पर है नहीं. मैं तुमको प्रूफ करूं कैसे? अभी 1 सेकंड में प्रूफ करूं कैसे? तुम्हारी मम्मी हाँ, जब वोट देने जाती है ना, तो वो तुम्हारे पापा से पूछ के जाती है. 80, 50, 70 घर में ऐसा ही होता है, मालूम है? मम्मी लोग क्या पूछती है? पापा लोग बोलते हैं अरे इसको वोट दे देना, मम्मी उसी को वोट दे देती है. क्या मम्मी लोग सोचती है? लेडीज लोग सोचती है ज्यादा करके. मैं जनरली हायर एज मैंने मैं अपनी मम्मी की एज की बात कर रहा हूँ, यंग लड़कियों की बात नहीं कर रहा. वो लोग तो अभी काफी स्मार्ट हो गई है, लेकिन घर में आज भी ऐसा होता है कि जो पापा बोलते हैं वही घर वाले वोट देते हैं. है कि नहीं? है कि नहीं? आई एम नॉट सेइंग दैट डैड्स आर रॉन्ग, बट आई एम सेइंग यू हैव द राइट टू चूज फॉर योरसेल्फ आल्सो. पर ऐसा होता नहीं है हमारे देश में. हमारे देश में तो हवा चलती है. हवा हवा क्या होती है भाई? Why do we need to put a political rally out? क्या जरूरत है पॉलिटिकल रैली का भाई? क्या लोगों को अकल नहीं है? पॉलिटिकल रैली में आप क्या बता रहे हो? शांति से बैठेगा तो सोचेगा ना. इसी के लिए हमारे देश में इलेक्शन के 1 दिन पहले आजकल इलेक्शन कमीशन बोल रहा है माइक वाइक सब बंद कर दो, बिकॉज आई डोंट वांट टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन. आपको डिसीजन इन्फ्लुएंस क्यों करना है? डिसीजन अगर आदमी को डिसीजन लेना शांति से लेना है कि आपको माइक लगा कर डिसीजन लेना है? तो याद रखो, अगर हमारी कंट्री को डेमोक्रेटिक होना है तो हमारे इलेक्शंस अच्छे होने चाहिए और बहुत फेयर होने चाहिए. ठीक है? एंड दिस इज वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन कम. तुमको क्या लगता है हम लोग इलेक्शन कमिश्नर हमारा इतना पावरफुल बॉडी क्यों है? इलेक्शन कमिश्नर के पास सेपरेट पावर्स क्यों है? इलेक्शन कमिश्नर क्या क्या चीज के लिए बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन ने? क्योंकि उनको इलेक्शन करवाने हैं. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्रिएटर्स थे उनको पता है अ स्ट्रॉन्ग इलेक्शन कमिश्नर विल गिव यू गुड इलेक्शंस. A good elections will give you true representatives. A true representative will give you a great India, glorified India, isn't it? Yes, sir. ठीक है? The constitution of democratic country lays down some basic rules about elections. The details are usually left to be worked out by the law passed by the legislatures. These basic rules are usually about who is eligible to vote. तुमको पता है, अभी मैं एक तो बात बोलने वाला हूं तो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाएगा. तुमको पता है इंडिया में क्या है वोटिंग का एज? 18. बहुत सारे लोग बोलते पहले 21 था, अभी 18 हो गया. ठीक है? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हम लोग का 18 इयर्स राइट एज है. मुझे बिल्कुल नहीं लगता, और तुम लोग मेरे को बताना. मेरे को लगता है एक हम लोग का जो राइट एज है ना वोटिंग का, वो 25 है. क्योंकि 18 साल का लड़का को तो ये भी नहीं मालूम कि कैरियर क्या चूज करना है. वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव कैसे चूज करेगा भाई? सोच के देखो. तुमको लगता है सृजन एट द एज ऑफ 18 यू कैन डिसाइड कि whom to marry? No. कैन यू डिसाइड एट 21 कि तुम आगे जाके क्या तुम्हारा कैरियर सॉर्ट आउट हो गया? क्या तुम अपने सारे डिसीजन बिना मम्मी पापा के ले सकोगे एट द एज ऑफ 18? एंड यू आर चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव फॉर द कंट्री. ओ माय गॉड, इज दिस पॉसिबल? 18 साल का लड़का कौन सा कॉलेज में जाएगा ये तो मम्मी पापा डिसाइड कर रहे हैं. विशाल बेचारे को साइंस पढ़ रहा है, उसके मम्मी पापा बोल रहे हैं ह्यूमैनिटी पढ़ो. हैं? वो देश का रिप्रेजेंटेटिव चूज करेगा जो देश चलाएगा. क्या तुमको लगता है ये सही है? मेरे को पता है इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो सकता है, और हो सकता है मैं गलत भी हूं. किसी के बाद मुझसे बेटर आइडिया, पर मुझे समझ नहीं आ रहा. मुझे तो लगता है जब बच्चा कैरियर में सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है, वो स्टेबल हो गया, अरे क्या फर्क पड़ता है 5-6 माने, हो सकता है वोट कम गिरेंगे ना, हो सकता है बहुत सारे लोग आउट ऑफ इलेक्शन हो जाएंगे, पर समझदार लोग तो इलेक्शन करेंगे. 25 में विशाल और सृजन को पता होगा व्हाट इज बेस्ट फॉर देम, इजंट इट? क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम, उनको वो मेच्योरिटी आ जाएगा ना उनके अंदर, वो डिग्री होल्डर हो जाएंगे. बहुत सारे बच्चे सीए कर लेंगे, बहुत सारे बच्चे सीएस कर लेंगे, बहुत सारे बच्चे आईआईटी में पहुंच जाएंगे, बहुत सारे बच्चे अपना डॉक्टरी कर रहे होंगे या उन्होंने क्लियर कर लिया होगा. दे विल बी सेटल्ड इन लाइफ. बहुत सारे बच्चों की शादी हो गई होगी. तो वो लोग बच्चे जो है थोड़े मेच्योर्ड हो गए होंगे. तो वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करे अच्छा है कि 18 साल का लड़का चूज करे अच्छा है? बताओ तुम लोग को क्या लगता है? डोंट यू थिंक इट्स टू रिस्की? रिस्की है, लेकिन सर जो लड़का 16 साल की एज से या 15 साल की एज से सब पॉलिटिकल न्यूज के बारे में, सब कुछ के बारे में अपडेट्स रखता है, वो भी नहीं दे सकता वोट 18 साल की एज में.
नहीं, मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, वो दैट इज, तुम जो बात कर रहे हो वो एक्सेप्शनल है। देखो बहुत सारे ज्ञान ना एक्सपीरियंस से आते हैं, ठीक है, बहुत सारे ज्ञान एक्सपीरियंस से आते हैं। जब आप कॉलेज में होते हो ना तो आपका खून गर्म होता है, ठीक है, तब आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन आप जब 22 साल के हो गए ना तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अंडरस्टूड? सो बहुत सारा चीज रिलेटिव होता है। एक 18 साल का तुम मेरे को देखो, मैं फिर बोल रहा हूं, दिस इज डिबेटेबल, पर मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है हमारा इलेक्शन का जो बच्चों का एज है वो बढ़ाना चाहिए। लेट देम, आई थिंक आई वांट देम टू गिव सम मोर टाइम टू थिंक, ठीक है। 21 फिर भी ठीक था मेरे हिसाब से, ठीक है, 21 फिर भी ठीक था, क्योंकि लोगों को देखो देखो, सबसे बड़ा बात क्या, तुम लोग ही तो चूज करना ना भाई, तुम लोग का ही तो फ्यूचर आने वाला है, हमारा तो टाइम खत्म। हम तो ऑलरेडी 45-46 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, हम और कितने साल जिएंगे यार, हमारे को और कितना फर्क पड़ेगा, और हमारा कैरियर शॉर्ट है, तुम लोग का लाइफ डिपेंडेंट है ना। समझ में आ रहा है? सृजन, वुड यू लाइक दैट a child of 18 years, a boy of 18 years decide for you? नेवर। हाँ, but he's doing it, हाँ. But he's doing it for you, right? Suppose you are 21 years old, तुमने अभी कॉलेज क्लियर किया है, ठीक है, बट द गाय हु इज 18 ही इज आल्सो वोटिंग, और वो एक ऐसी सरकार लाने में हेल्प कर रहा है जो तुमको लगता है बिल्कुल सही नहीं है, तो एक्चुअली ही इज चूजिंग समथिंग फॉर यू। एक 45 ईयर ओल्ड के लिए भी तो एक 18 ईयर चूज कर रहा है, जो कि अभी अब उसको क्या 18 ईयर, वो क्या मजा आता है, अब मैं 18 साल का हो गया, वोट दूंगा वोट दूंगा वोट दूंगा, जाएगा वोट देगा। अब वो किसको वोट देगा यार, क्यों वोट देगा, वो क्या पता उसको। वही। तुम लोग तो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, तुम लोग को तो फिर भी थोड़ा पॉलिटिक्स का आइडिया हो रहा है अभी, और जो बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं उनको तो ये भी आइडिया नहीं है, उनको तो ये भी नहीं पता कि ये 20 और 10 कितना इंपॉर्टेंट है, उनको तो ये भी नहीं पता कि जो सरकार चला रहे हैं, आर दे पॉपुलर और नॉट, आर दे एक्चुअली इन डेमोक्रेसी और नॉट, आर दे एक्चुअली इलेक्टेड और नॉट, माने इलेक्टेड तो है पर आर दे इन मेजोरिटी और नॉट, उनको तो ये भी नहीं पता है कि नहीं। क्या चल रहा है भाई देश में, डेमोक्रेसी। तो हु इज एलिजिबल टू वोट, हु इज एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट, who is to supervise election, very important, how do voters choose their representatives, how are the votes to be counted and representative elected, ये सारा काम किसका है, इलेक्शन कमिश्नर का है, और उसको देखना ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। Let's most democratic constitution, the constitution of India answers all this question। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ईच एंड एवरी चीज लिखा हुआ है। अरे भैया हम लोग कितने साल लगाए थे कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने के लिए, सृजन मित्रा? 2 2 years, साल 11 11 महीने months, 18 दिन। 18 18 दिन। तो क्या कर रहे थे,